पाकिस्तान के अंदर जो है आज अच्छी खबर यह है कि जो जमात इस्लामी है उन्होंने हाफिज नईम उर रहमान साहब जो हैं उनको अपना नया अमीर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स चूज़ किया है। और आपको पता ही है कि इनकी बड़ी इंटेग्रिटी में इजाफा हुआ था हाफिज नईम उर रहमान साहब के, क्योंकि जिस वक्त ये इनको जिताया गया था वही जो ज़ोर ज़बरदस्ती से जैसे बाकियों को जिताया गया इनको जिताया गया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता चल गया है कि पीटीआई का जो कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता है, तो मैं अपनी जो है ये छोड़ रहा हूँ और ये मैं उनको दे रहा हूँ। तो इनको आज जी इलेक्ट किया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे जमात इस्लामी में। जमात इस्लामी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैसर शरीफ ने कहा जी 45,000 मेंबर्स जो हैं आउट ऑफ इनके जो 47,000 मेंबर्स हैं उन्होंने कास्ट किया था अपना वोट। नईम साहब को 80% जो है वोट्स मिले थे। नाउ ही हैज़ बिकम द 6th अमीर ऑफ जमात इस्लामी और ये पार्टी के चीफ रहेंगे 2029 तक। जमात इस्लामी कहती है जी कि हम किसी डायनेस्टी को, किसी फैमिली को, किसी इंडिविजुअल को बढ़ावा नहीं देते हैं, ये सबकी पार्टी है और जो भी कोई पॉपुलर होएगा वो हमारा अमीर जो है बनेगा। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा जो है उसने वैसे 3 नेम जो थे वो प्रपोज किए थे और जो अभी इस वक्त के जमात इस्लामी के इनकम्बेंट जो हैं अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो अपनी 2nd टर्म एज पार्टी हेड पूरी करके अप्रैल 8 को फिर खुदा हाफिज कहेंगे। और जो नईम साहब हैं उन्होंने ज्वाइन की थी जमीयत तलबा, जो कि आपको पता ही है कि जेआई की स्टूडेंट विंग है, उसको 1988 में, और फिर वहाँ से ये पॉलिटिक्स में आ गए थे। सिर्फ 16 ईयर्स के थे जब से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की हुई है। ट्विटर अगर आप आज देख रहे हैं, जिसको एक्स बोलते हैं, अब हम एक्स के ऊपर अगर आप आज देख रहे हैं तो आज बहुत ही घमसान की आपको लड़ाई एक नजर आएगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं, ऑफ कोर्स गोरे गोरे हैं तो फिर तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तानी है तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग आज लड़ाई चल रही है एक्स के ऊपर। वो लड़ाई किसके बीच में चल रही है जी? मीर अफजल मरवत और शेर अफजल मरवत और जो हमारे सिंगर हैं ये सलमान अहमद साहब, इनके बीच में जो है लड़ाई चल रही है। अच्छा जी, हुआ क्या है कि क्योंकि कल जैसे हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मरवत साहब जो हैं, जो पार्टी ने शिकायत की थी कि ये बड़े हो जाते हैं, भड़कीले हो जाते हैं, तो जिसकी पार्टी को नुकसान होता है, तो इमरान खान साहब ने कहा था अच्छा अभी इनको जो है ज़रा साइड पे बिठाएं। तो उसके ऊपर सलमान अहमद ने कहा जी कि बिल्कुल ये राइट डिसीजन है कि जिसको साइड लाइन किया इमरान खान ने, ये बिल्कुल पार्टी के अंदर एक रॉन्ग नंबर है, लाइक खुर्रम हमीद खान रोकड़ी, जिसको कि हटाया गया था, जिसने कि बहुत सारे कोई एक्सपोजे किए थे और फिर उसको सस्पेंड किया गया था। तो सलमान ने कहा जी कि आप अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं अपने लीडर का, अगर सब लोग आप बाहर आएंगे तो इमरान खान को बाहर आने में मदद मिलेगी, और इसको जो साइड पे हटाया बिल्कुल ठीक है। अब मरवत साहब जो है वो तो चुप रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने इनकी जो एक्स की पोस्ट थी उसको उसको रिस्पॉन्स देते हुए रीपोस्ट किया पहले तो, और फिर उन्होंने कहा जी कि आपके ट्रू कलर्स मेरे सामने आ गए और आपका इंटेलेक्ट जो है वो भी मुझे समझ में आ रहा है, आप ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके अटेंशन लेना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल पूरा तरीका आता है आप जैसे लोगों के साथ डील करने के लिए, और आप लोगों को 5 अप्रैल के बाद पता चलेंगी बहुत सारी बातें, तो हम फिर उस वक्त आपको बताएंगे कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। अब ये बात कह देनी कि आप जैसे लोग अटेंशन लेने के लिए सब कुछ करते हैं, आपको तो पता ही है कि सलमान अहमद तो खुद एक ह्यूज सेलिब्रिटी हैं, जुनून बैंड के साथ गाते भी हैं, यूएन के गुडविल एम्बेसडर हैं, और मतलब है बड़े क्लोज हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और मशहूर बंदे हैं, उनको तो अटेंशन की क्या ज़रूरत है। बहरहाल जी ये मरवत साहब का कहना है कि तुमने अटेंशन के लिए किया है। पीटीआई जो है उसने कहा जी कि अब हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करेंगे जल्द ही फॉर ये मैस रिगिंग जो हुई है जनरल इलेक्शंस में उसके अंदर, और वो कहते हैं जी कि हम अपनी ये रैली जो है बलूचिस्तान के साथ में शुरू करेंगे राइट आफ्टर ईद उल फितर। आज मीडिया से एड्रेस कर रहे थे रावलपिंडी के अंदर इमरान खान से डेला जेल में मिलने के बाद ये जो पार्टी लीडर हैं असद कैसर साहब, उन्होंने कहा जी कि पहली रैली हमारी जो है पिशन डिस्ट्रिक्ट में होएगी, और हम जो है रिव्यू कर रहे हैं सारे रैली के अरेंजमेंट्स बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मैंगल के साथ, उनके घर पे हम अप्रैल 12 को कोयटा में मिलेंगे और डिटेल्स जो हैं वो थ्रैश आउट करेंगे। इसके अलावा शिबली फराज ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई का जो मैंडेट है उसको स्टील किया गया था, और हम जो है कोर्ट में ये सारे केसेस जो हैं वो फाइट करेंगे, और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पीपल जिनके पास फॉर्म 45 है और जिनके पास फॉर्म 47 है, और ये बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी पाकिस्तान में वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जो ब्रेन ड्रेन है वो भी बेताजा हो रहा है। केपी जो है उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है क्योंकि उसने हैवी मैंडेट से पीटीआई को जिताया था, लेकिन हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम मानते हैं, हम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी बड़ा इस जो है सारे मामले में क्रूशल रोल है।
इस पे बात करते हुए उमर अयूब साहब ने कहा जी कि बुशरा बीवी जो है वो इमरान खान साहब की वीकनेस नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ है और हम मेडिकल चेकअप कराएंगे कि उनको पॉइजनिंग तो नहीं दी गई। लेकिन जो जेल के जो हैं सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी कि उनको कोई उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमने करवाई है, उसको कोई जेल में उनको कोई भी किसी किस्म का भी पॉइजन नहीं दिया गया है। तो ये जो एलिगेशंस हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ये जो अब बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन बनती जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट यहाँ पे ज़रूर होती है। आपको पता ही है कि जो अभी एक दिन पहले अफ़गान तालिबान के लीडर जो हैं उनके मोहम्मद नबी उमरी, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप टीटीपी के साथ मिल के बैठो और आप उनके साथ बात करें। आज फॉरेन ऑफिस जो है पाकिस्तान का उसने इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा रिएक्शन शो किया है। जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा, उन्होंने कहा जी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम टीटीपी के साथ जो है वो बातचीत करें। और जो सेंटेंसेस इन्होंने यूज किए थे मोहम्मद नबी उमरी ने, उन्होंने कहा कि हम एडवाइस करते हैं ब्रदर्स टीटीपी, यानी कि टीटीपी जैसी आउटलॉ जो और बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये ब्रदर्स कह रहे हैं कि जो टीटीपी के ब्रदर्स जो हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात करें। ये एक इफ्तार पार्टी जो थी खोस्त में हो रही थी उसमें ये एड्रेस कर रहे थे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि हजारों ही लाइव्स जो हैं इन्होंने जो है तबाह की हैं और जो है ये हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करते हैं। और ये जो 2 डेकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान में चलता रहा है उसकी वजह से जो है वो बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं। लेकिन ये मुश्किल है कि हम इनके साथ डायरेक्ट टॉक्स करेंगे। लेकिन हम अफगान अथॉरिटीज़ को कहते हैं कि अपनी सॉइल से टेररिज्म मत होने दें, इनको रोकें। ये लोग कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जो है पाकिस्तान लेकिन जो है उसका भी रिजॉल्व अपनी जगह पे है, वो इन टेररिस्ट आउटफिट्स के अगेंस्ट फाइट करेगा। हम इनको इसलिए भी इनके साथ दोस्ती नहीं बना सकते क्योंकि जो पाकिस्तान चाइना जिनकी के दोस्ती बड़ी जिसको कहते हैं हिमालय से ऊपर है, उनके भी इन्होंने पिछले दिनों में इंजीनियर्स को मारा है। तो हम इनके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं? हमारी तो इन्होंने दोस्ती चाइना के साथ भी खराब करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि टीटीपी के साथ जो है कोई टॉक्स की जाए। जापानीज गवर्नमेंट जो है जी उसने ग्रांट्स दी हैं बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर। आज 4.43 मिलियन की अप्रॉक्सीमेटली ये ग्रांट दी है फॉर एक्सटेंडिंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन सिंध। ये जो जापानीज एम्बेसी है उन्होंने ये ग्रांट दी है अंडर प्रोजेक्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी इन सिंध। और वो कहते हैं जी कि इसका अनाउंसमेंट तो वैसे इमरान खान साहब के ज़माने में हुआ था अगस्त 2021 को। और उन्होंने कहा था जी इनिशियली तो हम वैसे देंगे 22.76 मिलियन और इसके अंदर अब इन्होंने एडिशन और कर दिया है 4.43 मिलियन का। वो कहते हैं जी इसके अंदर हम बहुत सारे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामचोरो जो है उसके अंदर हम ये ऑब्स्टेट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट खोलेंगे, लेबर रूम्स, न्यूनेटल आईसीयूज, मैटरनल एंड फीटल आईसीयूज और आउट पेशेंट रूम्स एंड लैब्स, ये हम सारा खोलेंगे। ये जो है सारी इसकी कंप्लीशन जो है अप्रैल 2025 तक हो जाएगी और ये फुली ऑपरेशनल होएगा यूनिट। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये वैसे हम आपको बता दें आपस की बात है, दुनिया सारी आप फिर लें, डॉक्टर्स जितने अच्छे पाकिस्तान के हैं ना वो कम ही है किसी मुल्क में। तो जो है वो अब ये नई फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की आज एक रिपोर्ट आई है 2024 इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट कर सकती है। उसका जीडीपी भी जो है 2% से 2.3% से ग्रो कर सकता है। उन्होंने कहा जी कि जो 2024 में यानी इसी साल जो इन्फ्लेशन 26% को टच कर रही है वो भी 2025 तक जाते जाते 12.2% पे आ जाएगी। उसकी वजह जो अभी इनकी रीसेंट डील्स हैं आईएमएफ के साथ और जो अभी इनको असिस्टेंस दी है चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई ने, तो ये इनकी इकोनॉमी जो है खासतौर पे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और उन्होंने कहा जी कि ये स्टेबिलिटी के साथ साथ लेकिन इनको बहुत सारा काम करने की भी जरूरत है। इन्होंने जो अभी रिसेंटली सब्सिडीज रिमूव की थी पावर सेक्टर पे वो ये रिमूव रखें, टैक्स कलेक्शन अच्छा करें। हालांकि मॉडरेट उन्होंने कहा जी रहा है पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन, लेकिन इसको ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक गवर्नेंस को इनको इम्प्रूव पाकिस्तान को करने की जरूरत है। तो ये जनाब आज मिली जुली बहुत सारी बातें की हैं। और जनाब आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जिन्ना साहब ने जो अपना बड़ा ऐतिहासिक एड्रेस किया था उसके अंदर उन्होंने कहा था
कि ये पाकिस्तान हमने आप सबके लिए बनाया है, एंड इन ड्यू कोर्स हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स। और उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा ये नहीं है कि एक दूसरे का अपने का रिलीजन वो चेंज कर लेंगे, रिलीजन चेंज नहीं कर लेंगे क्योंकि हर किसी का ये अपना बड़ा फेथ होता है, लेकिन इसके अंदर जो है पॉलिटिकल सेंस में कि कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा तो वो देखा नहीं जाएगा कि ये गोरा है, काला है, हिंदू है, सिख है, ये कौन है, जो कैपेबल होएगा वो पॉलिटिक्स में आएगा। उसकी आज जो है बड़ी मिसालें जो है आई हैं सामने, जिसको कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा पसंद किया है। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो दो बड़े माइनॉरिटीज जो हैं उनको अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया गया है। उनमें से एक हैं जी रमेश सिंह अरोड़ा, ये बने हैं पाकिस्तान के फर्स्ट, बल्कि पंजाब के फर्स्ट सिख मिनिस्टर, और इन्होंने ओथ ली थी मार्च 6 को गवर्नर हाउस में इन पंजाब। और आपको हैरत होगी सुन के कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो हैं टर्बन पहनते हैं, तो अपनी बड़ी वो प्राउड फील करते हैं टर्बन के साथ वो पहने, और इनको दिया है पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स। ये पॉलिटिक्स में आए थे 2013 में, और एहसन इकबाल साहब ने इनको नवाज शरीफ साहब से इंट्रोड्यूस कराया था। और नवाज शरीफ साहब चूंकि करतारपुर साहिब को बिल्ड करने चाहते थे, तो वो चाहते थे कि एक सिख जो है वही ऑन बोर्ड आए और इस चीज को आगे लेके जाए। दूसरे जो हैं वो हैं एंथनी नवीद साहब। फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन आफ्टर 7 डेकेड्स पाकिस्तान के अंदर पहला क्रिश्चियन डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सिंध असेंबली ने किया है, इलेक्ट किया है। और ये बहुत ही मामूली जगह से आए हैं, ये कराची के अख्तर कॉलोनी से आए हैं। वहां पे जो ये बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं रहना पसंद नहीं करते, लेकिन एंथनी नवीद ने कहा है कि मैं वहीं पे रहूंगा, वही मेरी आइडेंटिटी है और मैं उन लोगों को छोड़ नहीं सकता जिन्होंने मुझे जताया है। 15 साल की उम्र में ये भी पॉलिटिक्स में आ गए थे। 2005 में इन्होंने लोकल बॉडी के इलेक्शंस पीपीपी के टिकट पे फाइट किए थे और ये नायब नाजिम बने थे। बेनजीर ने उनको टिकट दिया था जनरल इलेक्शंस के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं लोकल बॉडीज में ही काम करूंगा। तो ये अब जो हैं हौले हौले आते आते ये फर्स्ट क्रिश्चियन है जो कि डेप्यूटी स्पीकर हैं अब सिंध असेंबली में। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो बड़ा ड्रामा किया जाता है कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा। 1 बैड इंसिडेंट हियर एंड देयर वो होते हैं, वो मेजॉरिटी के साथ भी होते हैं। जो बच्चे जो हैं वो जो मार दिए थे आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में, उनमें जो है कौन माइनॉरिटीज़ थे? वो सारे मुसलमान बच्चे थे और मुसलमानों ने ही उनको मारा था, यानी जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो भी मुसलमान थे उनको मारने वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा जुल्म हो रहा है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जी अजीत डोवाल साहब, वो आपको पता ही है कि अब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है कजाकिस्तान के कैपिटल में, वहाँ पे ये पहुंचे हुए थे और आज इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चाइना के ऊपर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और अलकायदा और आइसिस जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यानी आउटफिट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूरे रीजन को ख़राब करे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट है कि इनको ख़त्म किया जाए। चाइना जो है कभी भी उनके खिलाफ ना खड़ा होता है, ना वो ये जो स्पॉन्सर्स, फाइनेंशर्स और फैसिलिटेटर्स हैं टेररिज्म के, उनको अकाउंटेबल ठहराता है। यानी कि जाहिर है कि इस सारे में उनका जो निशाना था वो पाकिस्तान की तरफ से था। हालांकि भाई साहब को पता शायद नहीं है कि पाकिस्तान में तो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई ऑपरेशंस मिलिट्री के चल रहे हैं, ये सारे का सारा अब जो है अफगानिस्तान की सॉइल से हो रहा है। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि अफगानिस्तान के साथ हमारी बड़ी यारी दोस्ती है, लेकिन वहां पे भी टेररिज्म फाइट करने की जरूरत है, ड्रग ट्रैफिकिंग और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जरूरत है। माइनॉरिटीज, औरतों और बच्चों को जो है राइट्स दें और वहां पे कोशिश करें कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो पहुंचती रहे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो बिल्कुल खड़ा हुआ है एससीओ के साथ और हम चाहते हैं कि ये इस रीजन के अंदर जो है सिक्योरिटी आए। वो आज एड्रेस कर रहे थे सिक्योरिटी एनक्लेव जो बनाया हुआ है एससीओ पे, उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने आज ये सारी बातें की। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने आज बेतहाशा एतराज़ किया मोदी जी के ऊपर, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया का चाइना के साथ उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो सो रहे हैं जबकि चाइना जो है वो एंटर होके इंडियन टेरिटरी में उस पे कब्जा कर रहा है। आज ये एड्रेस कर रहे थे एक इलेक्शन रैली को राजस्थान के अंदर और उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं लग रहा कि मोदी जी को कोई कंट्री का, कोई अपने देश का कुछ फिक्र है और आप हर वक्त जो है आपके सारे निशाने गांधी फैमिली की तरफ होते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि गांधी फैमिली की एक तो नंबर 1 बेतहाशा सेक्रीफाइसेस हैं और आप तो हर वक्त कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है और मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो अगर आप डरते नहीं हो तो फिर आप चाइना को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपने सोने की गोलियां ली हुई हैं या आप राजस्थान के फील्ड्स में जो ओपियम उगता है वो लेके आप सो रहे हो?
और आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो इंडियंस को और हर वक्त झूठ बोल रहे हो आप। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी सरदार ऑफ लायर्स हैं और ये हर वक्त कहते हैं गांधी फैमिली ने ऐसे किया। इनको शायद पता नहीं है कि गांधी परिवार जो है उसका प्राइम मिनिस्टर जो है सिंस 1989 नहीं जो है वो बना है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम है उन्होंने भी बीजेपी की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एतराज किया और उन्होंने तो आज आंकड़े दिए। उन्होंने कहा जी कि मोदी जी के अंडर चाइना ने ऑक्यूपायर कर लिया है 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटोरी और वहां पे अब जो है वो बनाता जा रहा है प्रोजेक्ट्स और रीनेम करता जा रहा है बड़े खुशी खुशी सारे वहां के विलेजेस और लैंडमार्क्स को। तो ये जो हमारा फॉरेन ऑफिस है ये क्या है, ये सो रहा है, ये उनके एक्शंस का जवाब क्यों नहीं दे रहा और बीजेपी की गवर्नमेंट इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है जी आमिर साहब, क्यों नहीं दे रही। ये आज उनको बड़ा गुस्सा गया। और जनाब जो प्रोड्यूसर हैं बोनी कपूर साहब, आपको पता ही है श्रीदेवी के हस्बैंड थे और जानवी कपूर के वालिद साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जो हैं वो हमेशा बड़े बड़े सितारे रहेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे लॉन्ग करियर्स, लेकिन अजय देवगन जो है वो इन सब में स्टैंड आउट करता है क्योंकि वो हर कैरेक्टर में ढल जाता है। कोई भी सुपरस्टार जो है बॉक्स ऑफिस सक्सेस की श्योरिटी नहीं दे सकता है। वो सिर्फ उसको जब लोग फिल्मों में लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है फिल्म का वो अच्छा रहेगा और मेन चीज़ तो ये होती है कि फिल्म का कंटेंट कैसा है उसके ऊपर सब करता है, डिपेंड करता है। वो कहते हैं जी कि जो बिगर स्टार्स को लेने का मकसद ये होता है कि आपका रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। लेकिन अजय जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स है इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ये उसी तरह का बड़ा स्टार है जैसे कि 80s में बिग बी थे या कि अनिल कपूर थे जो अभी तक चलते ही आ रहे हैं। तो वैसा ही लॉन्ग करियर मुझे अजय देवगन का भी लग रहा है। फाइटर जो है जी उसको OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था मार्च 21 को और उसके ऊपर आज ऋतिक रोशन साहब ने बड़ा खुशी का इजहार किया है। और आपको पता ही है कि फाइटर के अंदर ऋतिक रोशन और दीपिका और अनिल कपूर थे। ये फिल्म थिएटर्स में आई थी जनवरी 25, 2024 को। ऋतिक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कहा जी कि फाइटर ने नेटफ्लिक्स के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं फॉर बॉलीवुड फिल्म्स। इसने पीछे छोड़ा है एनिमल को और शाहरुख खान की डंकी को बाय वाइड मार्जिन। इसको मिले हैं 12.4 मिलियन व्यूज इन जस्ट अबाउट 10 days which is the best and the fastest for any Bollywood movie to get these figures। तो फिर उसके एंड पे उन्होंने कहा यो, तो बड़ा उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी डंकी और एनिमल को इसने पीछे छोड़ा है। सलमान खान साहब के बारे में बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं कुणाल कामरा, शायद उनके खिलाफ ये एक एक्शन लेंगे क्योंकि बहुत ही भद्दी किस्म की लैंग्वेज इनकी पर्सनालिटी और इनके लिए यूज की थी कुणाल कामरा ने। और जब उनसे पूछा गया कि आप सॉरी बोलेंगे सलमान खान को तो उसने कहा कि मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा। तो लगा था कि जैसे ये एक डेफेमेशन लॉ सूट लाएंगे इसके अगेंस्ट, लेकिन उनके जो बड़े करीबी दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी कि बस अब जो है ये अगर हर किसी को, बहुत सारे लोग जो हैं इसको अब्यूज करते हैं, तो अगर ये हर किसी को सू करना शुरू करेगा तो फिर तो ये सारा दिन अदालतों में ही बैठा रहेगा और कुछ काम वाम नहीं कर सकेगा। बट नाउ ही हैज कम टू टर्म्स विद ऑल दिस नॉनसेंस जो ये चलता रहता है उसके खिलाफ और अब वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है जी इस चीज में इसके फादर जो हैं सलीम खान साहब उन्होंने बड़ी इसकी काउंसलिंग की है और इसको कहा जी कि ये सब कुछ तुम इग्नोर किया करो। तो वो इग्नोर करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये लोग ऐसी बातें मेरे लिए इसलिए कहते हैं कि मैं रिएक्शन दूंगा और ये बड़े पॉपुलर हो जाएंगे, इनको अटेंशन मिलेगी। तो अब वो इनको अटेंशन इन लोगों को देना चाहता नहीं है। और जनाब शोएब मलिक साहब जो हैं वो तो कंट्रोवर्सी से लगता है बाहर जा ही नहीं रहे हैं। सानिया मिर्जा के साथ उनकी शादी हुई थी, फिर से अचानक से पता चला जी कि जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सना जावेद, उससे इन्होंने अभी इस साल के शुरू में जनवरी 2023 के अंदर जो है वो शादी कर ली है। अब कुछ अलेजली कहा जा रहा है कि शायद ये कुछ और एक्ट्रेसेस को भी फ्लर्टी मैसेजेस भेज रहे हैं। हुआ यूं है कि नवाल सईद जो एक बड़ी खूबसूरत पाकिस्तानी टीवी की एक्ट्रेस हैं, उनके साथ वो एक टीवी शो कर रही थी जिसमें कि होस्ट ने उनको पूछा कि आप तो इतनी हसीन हैं, आपको तो बड़ी दुनिया मैसेजेस भेजती होगी, तो कौन कौन उसमें शामिल है? उसने कहा जी बहुत दुनिया तो है ही, लेकिन उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। तो अब उन्होंने पूछा, जो है होस्ट जो थे, उन्होंने कहा बताओ बताओ वो कौन है। तो अब उसने नाम तो नहीं बताया, उसने डॉज कर दिया क्वेश्चन। उसने कहा नहीं मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन लोग जो हैं क्रिकेटर्स को बड़ा आइडलाइज करते हैं मोर देन द टीवी एंड फिल्म स्टार्स, तो उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो अब लोग कह रहे हैं जी बाकी तो बेचारे बड़े शरीफ हैं, कहीं ये यही तो नहीं है, ये इल्जाम है, इल्जाम मासूम पे नहीं, इल्जाम है मासूम पे, क्योंकि उस लड़की ने नाम तो किसी का लिया नहीं ना,
नाम तो लिया नहीं उसने, अब नाम नहीं लिया तो आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन दुनिया कह रही है कि हो सकता है ये जो दिल फेंक टाइप है ना, ये सिर्फ शोएब मलिक ही है। तो अब कुछ पता नहीं है। और जनाब आज जो स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन है उसको बहुत दुनिया में बैशिंग मिली। उसकी वजह यह है कि स्पेनिश फेडरेशन ने 2 मैच बैन दिया है अपने गोलकीपर को, जो कि गया उधर लोगों के अंदर स्टेडियम में, और उसने पूछा कि भाई तुम लोग मुझे रेशली अब्यूज क्यों कर रहे हो। ये मैच हो रहा था रियो माजडा होंडा और जो है ये सेस्ताओ रिवर क्लब के बीच में, और फाइनल मोमेंट्स चल रहे थे जब ये जो रेयो का जो गोलकीपर था शेख सैर, 23 इयर्स इसकी एज है, सेनेगल का रहने वाला है, तो ये कहता जी मैंने सुना कि क्राउड में से मुझे रेशल स्लर्स दिए जा रहे थे और उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी भी था जो कि बाकी लड़कों के साथ मिलके मुझे कर रहा था, तो मैं तो सिर्फ गया, मैंने तो कोई अग्रेसिव भी नहीं हुआ। उससे पूछा कि भाई आप ये मेरे स्किन के कलर पे क्यों आप कॉमेंट कर रहे हैं और मंकी जेस्चर्स क्यों बना रहे हैं, मुझे इंसल्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैं तो एग्रेसिव नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ पूछने गया, लेकिन फिर भी मैंने अपोलोजाइज किया कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है। फिर यह हुआ जी कि मैच का जो 84th मिनट था उसमें रेफरी ने इसको सर को बाहर भेज दिया और जो है उसको कहा जी कि अब तुम्हारे ऊपर जो है 2 मैच बैन भी लगेगा। तो दुनिया बड़ी भड़की हुई है, उन्होंने कहा जी तुम लोग इतना रेसिस्ट कैसे हो सकते हो। इस कुछ दिन पहले ही अभी रियल मैड्रिड के जो ब्राजीलियन स्टार हैं विनिसियस जूनियर, उन्होंने भी यही कहा था कि जी मुझे बहुत सारे जो हैं रेशल स्लर्स जो हैं वो मिलते हैं, मुझे इंसल्ट किया जाता है। तो पायन ये तो अच्छी बात नहीं है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज जो सीजन एंडिंग विमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल्स WTA के यानी जो फाइनल्स होंगे वो रियाद में होंगे 2024-2026 का जो ये सीजन रहेगा। जो सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल अल सऊद, उन्होंने कहा जी कि इस प्रोफाइल का और इस मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया के अंदर आना एक डिफाइनिंग मोमेंट है फॉर टेनिस इन सऊदी अरेबिया, और ये बहुत सारी और भी स्पोर्ट्स को जो औरतों और लड़कियों के लिए होती है उसको इंस्पायर करेगा। सऊदी अरेबिया जो है उसने, आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से वो हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंडर द विजन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, और बहुत सारी वो स्पोर्ट्स जैसे कि फार्मूला 1 भी और अब ये टेनिस भी और फुटबॉल को लाना चाहते हैं और भी बहुत सारे, तो और जो है MMA की फाइट्स हैं वो लाना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपना इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नई डील हुई है ये 3 ईयर डील है, इसके अंदर जो प्राइज मनी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ये नवंबर के अंदर गेम्स होंगी और इसको जो प्राइज मनी है $15.25 मिलियन है, विच इज 70% इंक्रीज फ्रॉम 2023। तो ये जनाब हैं हमारी सारी आज की खबरें। ठीक है जी, ये थी आज की खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आमिर, थैंक यू। I'll see you इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है जी। आपको जो है आज इफ्तार का वक्त बताए देते हैं फ़िक़्ह हनफी के